हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल शाह आपके सामने आ चुका हूँ वही वीडियो लेकर जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और जैसे कि लॉकडाउन के बाद हम कैसे अपने बिज़नेस को रिवाइव कर सकते हैं और हमारे जो लॉसेस हुए हैं और जो बहुत प्रॉब्लम्स हुए हम उसे कैसे उभर के उससे आ सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए वीडियो है। तो आप ज़रूर से देखिए। मैं स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सेल्स और मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग दो चीज़ होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही बारीकी से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स और मार्केटिंग को एक ही समझती है। सेल्स अलग है और मार्केटिंग अलग है। सेल्स होता है वो फाइनली लोगों तक बेचना होता है, जो आप प्रोडक्ट को बेचते हो उसे हम सेल्स कहते हैं। और जो मार्केटिंग होता है वो लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना, उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग और सेल्स बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ों को डिफरेंट रखिए और कभी भी इसको मिक्स ना करिए, नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लॉस ही होगा। अब हमें सिलेक्ट करना होता है, हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेरा मेन प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिक्स है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मेन प्रोसेस होता है, उसमें पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट कैसे चूज़ करेंगे? प्रोडक्ट ऐसे चूज़ करिए कि वो पहले तो वो देखिए वो कितना लोगों तक बेनिफिशियल है, वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। एक प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए वो लोगों को कितना बेनिफिशियल है और इसके अंदर कितना ब्रॉड ऑडियंस है आपका। अगर ऑडियंस कम है तो आपको सेल्स करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या फिर आपका बजट अगर हाई हो तो आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना वो बहुत बारीकी से होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि अगर आपके जेब में 1 लाख रुपए है और आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कल एयरक्राफ्ट का ट्रेडिंग करूँगा, एयरक्राफ्ट लेके बेचूँगा, या ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपका बजट नहीं है। वो आपका मतलब वो आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता। आपका प्रोडक्ट वो हो सकता है जो आपके बजट में बैठे। आपके पास उतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उसको सेल करने के लिए। तो ऐसे आप प्रोडक्ट डिसाइड करिए। प्रोडक्ट डिसाइड होने के बाद वो कितना ज़रूरी लोगों के लिए है वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया लेकिन वो लोगों को कैसे बेनिफिट्स दे सकता है वो तो आपको पता ही नहीं है। तो वो पता करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको भी एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लाऊंगा। एक ट्रैवल एजेंट है, अभी ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये भी ट्रैवल एजेंट है। और ट्रैवल एजेंट कोई भी बोलेगा कि मेरे पास फ़्लाइट बुकिंग करवाओ, ये मेरे को बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो मतलब कोई आदमी को बेचना चाहता है वो उसको प्रोडक्ट बोलता है कि भाई मेरे पास बॉम्बे से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट में बुक करता हूँ। बेसिकली वो मेरा प्रोडक्ट है तो मैं हमेशा वही करता हूँ। तो वो सबको अप्रोच करता है, व्हाट्सएप करता है, फ़ोन करता है, जो भी उसका स्ट्रेटजी है वो करता है। लेकिन वो सारी फेल स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ना फ्लाइट, ना बस, ना ट्रेन, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ ना प्रोडक्ट बनाए जिसका बेनिफिट अभी इस दौरान कोई भी एंड यूज़र को ना हो रहा हो। तो मेरा यही मानना है कि आप प्रोडक्ट बहुत ध्यान से चुनें। प्रोडक्ट चुनने के बाद लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मैंने अभी लॉकडाउन के समय लोगों ने चुन लिया है कि भाई मैं मास्क बनाऊंगा, जो फेस मास्क आते हैं वो मैं बनाऊंगा। तो बेसिकली फेस मास्क आप बना के आपके ऑडियंस कहाँ पे वो आप देखिए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा आजकल जैसे रोड पे लोग फेस मास्क बेच रहे। ऑलरेडी कोरोना वायरस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और अगर वो फेस मास्क जो रोड पर से कोई ख़रीदता है और वो अगर यूज़ करता है तो शायद उसके अंदर वो कोरोना के अवशेष हो सकते हैं। तो ऐसा ना करें। और बेसिकली वो आपका फेस मास्क बना के वो आपका सेलिंग पॉइंट नहीं है, वो आपके ऑडियंस नहीं है और वो राइट वे ऑफ सेलिंग नहीं है। लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनकी रोज़ी रोटी उसके ऊपर ही टिकी हुई है, तो वो लोग कर रहे हैं, पर वो आपका ऑडियंस नहीं है। इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। अभी आप जैसे जा रहे कोई भी, फॉर एग्जांपल आप जा रहे रास्ते से और आप रास्ते के ऊपर एक बलून वाला आपके पास आता है। बलून वाला कहाँ पे? बलून वाले को बहुत अच्छे से पता है कि उसका ऑडियंस कौन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल बलून वाला देखता है बहुत सारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जा रहे हैं, वो देखता रहता है कि कौन सा 4 व्हीलर, कौन सा 2 व्हीलर में एक छोटा सा बच्चा बैठा हो। अगर वो वहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसको जाके अप्रोच करेगा।
तो इसके अंदर उसका कस्टमर, उसका बलून का कस्टमर कौन हुआ? वो बच्चा हुआ, पर उसका वो बायर ज़रूर हुआ, वो कस्टमर ज़रूर हुआ, पर जो मेन डिसीजन मेकर होता है वो नहीं है, वो उसका पिता या उसकी माता, वो जो भी है उनका मेंटर वही होता है। तो पहले तो उसने क्या किया, सेल्स करने के लिए बच्चे को अप्रोच किया, एक छोटे से बच्चे को अप्रोच किया, उसने ज़िद किया, उसने माँ बाप को फिर पूछा कि भाई ये कितने का है, जो भी बातचीत हुई और एंड में सेल हुआ। तो बेसिकली इसे हम कैटेगराइज करेंगे अ सेल विथ फोर्स। इसे सेल विथ फोर्स बोला जाता है कि यहाँ पे आपको कस्टमर को इतना उत्सुक कर देते हैं कोई चीज़ के लिए कि वो भले वो एक्सेक्ट बायर हो या ना हो, वो खरीदता ही है। हर एक आदमी को कैसा सेल्समैन चाहिए होता है, क्योंकि हर एक आदमी जो बायर होता है ना, उसे एकदम से आप कुछ सेल करना चाहते तो वो नहीं खरीदेगा। हर एक आदमी को एक चीज़ होता है, वो सामने वाले को सोचता है उसको कितना पता है उसके प्रोडक्ट के लिए, वो खुद कितना जानता है उसके प्रोडक्ट के लिए, वो पहले वो देखता है, जैसे उसका ड्रेसिंग देखता है। और बेसिकली जो आदमी फोर्स से एक रोड पे बेच रहे और वैसे ही लोग ऑफिस में जाके बेच रहे या ऑफिस में बैठ के बेच रहे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। काफ़ी लोग होते हैं जो ऑफिस में बैठ के ऑफिस में जाके ऐसे ही फोर्स से चीज़ें बेचते हैं, लेकिन उनका ड्रेसअप अच्छा होता है तो उनका सेल्स अच्छा होता है। लेकिन वो जो बलून वाला जो रास्ते पर था उसका सेल्स इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका ड्रेसअप अच्छा नहीं है, उसका नॉलेज मतलब वो उस चीज़ के लिए उतना नॉलेज नहीं है, और दूसरा के सेल्स बाय फोर्स था। तो तीनों जब कैटेगरी साथ में आ गई तो उसका सेल्स लेवल डाउन होता है। उसके सामने अगर जो कोई आदमी सेल्स बाय फोर्स ऑफिस से कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बैंक वाले होते हैं आजकल, वो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट कार्ड वगैरह बेचते हैं, वो सब क्या है, सेल्स बाय फोर्स है। वो किसी को चाहिए या नहीं चाहिए वो दबा के, मतलब आपको ये चाहिए, ये करो वो करो, 10 बार 20 बार फ़ोन करेंगे, आपके ऑफिस पे धक्के खाएंगे, एट लास्ट आप बोलेंगे ठीक है भाई एक अकाउंट खुलवा दो। लेकिन वो अकाउंट खुलवाया इसीलिए क्योंकि वो फोर्स से आपसे खुलवाया गया है। भले आपको कोई गला नहीं दबा रहा है, कुछ आपको धमकी नहीं दे रहा है, लेकिन वो एक फोर्स ही माना जाता है और उसे कॉर्पोरेट फोर्स बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के सेल्स बाय फोर्स है, एक बेसिक है जो एकदम लो क्वालिटी का है, और दूसरा है जो MBAs बड़े बड़े जो मार्केटिंग एजेंट्स है वो उसे बेचते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये सेल्स में ही दोनों का डिफरेंस है। तो हम वापस आते हैं वही चीज़ पे जो हमारा मेन फोकस है कि आप कैसे एक प्रोडक्ट कैसे बेनिफिशियल है अपने कस्टमर के लिए। तो बेसिकली उसके लिए मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप समर आ रहा है, आजकल समर चल रहा है, समर आ रहा है तो आप AC बेचिए या आप एयर कूलर बेचिए, कुछ भी बेचिए, तो वो आपका प्रोडक्ट अभी बेनिफिशियल हो गया, उसका मार्केटिंग बहुत ईजीली हो जाएगा, ये वो सब हो सकता है क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं। पर हमारे जो ओल्डीज है, जो पुराने लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई एक सेल्समैन बहुत अच्छा सेल्समैन तभी कहलाता है कि वो हिमालय में जाके AC बेच दे या रेफ्रिजरेटर बेच दे। वो आज गलत हो चुका है, वैसा आज ट्रेंड नहीं है। आज का ट्रेंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आज आपके समर्स चल रहे हैं तो आप समर्स में AC और एयर कूलर वगैरह रेफ्रिजरेटर आपने रखा हुआ है आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, तो साइमल्टेनियसली आपको दूसरे सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। जहाँ पे विंटर्स आता है वहाँ पे आप हीटर रखिए और हीटिंग का जो भी सामान होता है वो रखिए। तो दोनों कंडीशन में आपको बिजनेस में लॉस नहीं होगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ सकेगा, आपका बिजनेस रनिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि ठंडी आई तब भी आपको ठंड लग रही है तभी भी आप AC और रेफ्रिजरेटर बेचें, नहीं, आपको हीटर लाना ही होगा। क्योंकि आज सेल्स में वो मोनोपोली नहीं रही है। सेल्समैन जो जहाँ सेल्स आप देख रहे हैं वहाँ पे मोनोपोली नहीं रही है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी कि कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़। आगे चलते हुए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एक सेल्स करने के लिए मार्केटिंग कैसे ज़रूरी है। अब वही एग्जांपल वापस से लेते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आया, आपका सेल्समैन उसे कुछ समझा रहा है कि ये चीज़ ले लो या वो चीज़ ले लो, पर वो दिमाग बना के आया है, वो कहीं से दिमाग बना के आया है कि मेरे को यही AC लेना है। फॉर एग्जांपल उसे AC लेना है तो उसने TV पे ऐड देखा था, वोल्टास, सैमसंग वगैरह जो AC सेल करते हैं उन्होंने जो मार्केटिंग की हुई है, यहाँ पे आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, आपकी जो मेन पेरेंट कंपनी है वही मार्केटिंग कर रही है। अब उन्होंने जो मार्केटिंग की है उसके बेसिस पर आपका सेल निर्भर है। अब जैसे कस्टमर आता है वो न्यूज़ या न्यूज़पेपर या TV पे ऐड पे वो देख के आया हुआ है
कि बेसिकली मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए और मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है। अब एज अ सेल्समैन आपके वहाँ पे जो भी आदमी काम कर रहा है वो बेसिक उनको समझाए कि ये चीज़ें हैं जो आप देख कर आए हो और ये प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंस होता है। क्योंकि मार्केटिंग करते समय न्यूज़पेपर, टीवी एड्स में मार्केटिंग करते समय बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती और दिखाई भी नहीं जाती। तो एक कस्टमर को वो चीज़ 110% आज पता होता है कि वो जो देख कर आया है और जो हमको उसको मिलने वाली है उसमें काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। तो मैं ये बताऊंगा हर एक सेल्समैन को कि आप उनको उतना सा नॉलेज दे दीजिए, उतना बेसिक नॉलेज दे दीजिए जिसकी वजह से आपको लेटर स्टेज में आफ्टर सेल्स सर्विसेज में इशू ना आए। कि उतना नॉलेज दे दीजिए उनको कि इसमें ये चीज़ नहीं पर ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं पर ये चीज़ है। अगर आपने ये कुछ देखा हुआ है उसमें इतना डिफरेंस है, तो मैं हर एक सेल्समैन को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ऐसा मत बोलिए कि हाँ वो जो आपने देखा है वो सही है, ये है वो, क्योंकि वो आपको आफ्टर सेल्स सर्विस में बहुत इशू पैदा करेगी। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया वोल्टास और सैमसंग, वो उसे हम कंपैरेटिव मार्केटिंग बोलेंगे। और कंपैरेटिव मार्केटिंग का जो ये फंडामेंटल्स है वो ऐसे ही होते हैं कि दोनों के कंपैरिजन कौन सा अच्छा है, कौन सी कंपनी क्या देती है, कितना भाव है और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो आप पेपर, न्यूज़पेपर या टीवी एड्स में दिखाए। हाँ, आप डायरेक्टली उससे नहीं बोल सकते कि भाई सैमसंग वाला ये नहीं बोल सकता, वोल्टास वाला ये नहीं दे रहा है और मैं दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप क्या दे रहे वो आपका मार्केटिंग हो सकता है। अब कंपैरेटिव मार्केटिंग यहाँ पे वर्क करता है। अब आप देखिए, वही जो आदमी खरीदने आया हुआ है वो कभी भी आपसे कोई दूसरा प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो मन बना के आए, वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेगा अनलेस एंड अनटिल वो चीपर हो। और अगर जो चीज़ चीपर होती है उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, सही से मार्केटिंग नहीं होता पाती है, चलिए मार्केटिंग हर एक आदमी करेगा लेकिन सही से मार्केटिंग नहीं हो पाती है, तो बेसिकली जो चीज़ चीपर होती है, जो सस्ती होती है, उसकी मार्केटिंग नहीं होती और लोगों तक वो बात नहीं पहुंचती है। वो लोग उनको पता नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट है। अगर वो बहुत चीपर है, जैसे 100 रुपये की चीज़ अगर 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो शायद ही ऐसा मन बना के आया हुआ कस्टमर जो मुझे वोल्टास ही लेना है वो चीपर प्रोडक्ट ले सकता है। पर वो कब? जब वो बहुत ही सस्ती पड़े उसको। सो बेसिकली मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसे मैं एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट कर सकता और हमारा वो मोटिव भी नहीं है कि हम मार्केटिंग को कंप्लीट करें, पर एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। और अगर मेरे मार्केटिंग के वीडियोस आपको देखने हैं तो मैं आगे अपने वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, उसमें डिटेल में मार्केटिंग समझाऊँगा कि कैसे कैसे हर एक बिज़नेस को अपनी स्ट्रेटजी बना के एक मार्केटिंग करना चाहिए जिससे वो तुरंत उनका सेल्स हो सके, जैसे वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अभी हमारा जो मेन मोटो है उसके ऊपर आते थोड़ा सा, और मैं आपको इसके मार्केटिंग के समझाऊंगा, तो पीछे हमें थोड़ी सी कम दिक्कत होगी। तो बेसिकली मार्केटिंग करते समय आपको पता नहीं होता है कि आपके पास क्या है, आपका कस्टमर कौन सा है। मतलब एक ऐसा कस्टमर होता है जिसको ख़रीदना होता है। कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कस्टमर होता है तो जिसको ख़रीदना है, हु इज़ विलिंग टू बाय, और दूसरा ऐसा कस्टमर होता है हु इज़ नॉट विलिंग टू बाय, और तीसरा ऐसा कस्टमर है जो हाफ़ होता है, मतलब हाफ़ डाइसी होता है वो, कि मैं ख़रीद सकता हूँ या ख़रीद नहीं भी सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे ख़रीदना नहीं है अभी, या मेरे पास पैसे नहीं है, उतना बजट नहीं है और मैं ख़रीद नहीं सकता, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो इतने में मैं ये खरीद सकता हूँ या वो खरीद सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जिसके पास पैसे वो सीधा जाके वोल्टास का एसी ले आया, दूसरा जिसके पास पैसे नहीं है वो घर पे बैठा हो, तीसरा वो आदमी जिसके पास पैसे है नहीं पर वो कुछ भी करके मैनेज कर सकता है, तो वो सेल्समैन के पास आता है, तभी वो बोलता है कि मेरे को या फिर एयर कूलर चाहिए या फिर मेरे को एयर कंडीशनर चाहिए। अब जिसके पास एयर कूलर के पैसे हैं वो एयर कंडीशनर कभी नहीं खरीदेगा, भले आप उसको कितना सा फोर्स कर लीजिए। लेकिन आज के ज़माने में वो सेल्समैन जो उसको एयर कूलर वाले को एयर कंडीशनर बेच रहे, उसे अच्छा सेल्समैन माना जाता है। और आज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसे फोर्स से बेचे, सेल्स विद फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप तक आया है, वो आपका कस्टमर है, उसे प्यार से समझाइए, जो आप उसको बेनिफिट्स दे सकते हो दीजिए। आजकल लोन चल रहा है, EMI वगैरह बहुत सारी कंपनीज़ दे रही है, उनको भी समझाइए कि क्या आप एयर कूलर लेंगे इसमें ये बेनिफिट है, एयर कंडीशनर लेंगे उसमें ये बेनिफिट है। तो ऐसे आप उनको समझाइए और हर चीज़ को एक प्रोसेस में लाइए जिससे आपके सेल्स बढ़ जाएगी। 110% आपके कॉम्पिटिटर से तो बढ़ ही जाएगी।
सो फ्रेंड्स, ये 5-7-10 मिनट के सेशन में मैंने सेल्स और मार्केटिंग के बहुत सारे की पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मेन फोकस है वो है लॉकडाउन के बाद कैसे हम सेल्स कर सकते हैं, कैसे हमारे सेल्स के जो सेल्स में इश्यूज़ हुए हैं हम उसमें कैसे उभर के आ सकते हैं, हम क्या क्या हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे बचा सकते हैं। तो मैं ये सेशन जो मेन सेशन अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली हमें ये लॉकडाउन के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा मॉडल कौन सा है। हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमारे बिज़नेस के मॉडल को। हमारे पास 3 टाइप के मॉडल होते हैं, 3 टाइप के मॉडल। फर्स्ट मॉडल होगा वो होगा फेवरेबल सिनारियोस, दूसरा होगा नॉन फेवरेबल सिनारियोस और तीसरा होगा लॉस सिनारियोस। तो आपको ये तीनों सिनारियोस में आपका बिज़नेस कौन से सिनारियो में आता है वो देखना होगा। जैसे फेवरेबल सिनारियोस में आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है या फिर फार्मासिस्ट है, जैसे दवाई वाले, वो सब बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में जो उनके फेवरेबल में है, जो सब कुछ लॉकडाउन है लेकिन उनका तो खुला ही है। दूसरा है ग्रोसरी वाले, वेजिटेबल वाले, मतलब जो वेजिटेबल वेंडर्स है, फ्रूट वेंडर्स है, और ये जो ग्रोसरी बेचते हैं, जो हर रोज़ का जो सामान बेचते हैं खाने पीने का, वो सारे लोग बहुत बेनिफिटेड है ये टाइम के लिए, क्योंकि उन्हीं की दुकानें खुली है और लोग उन्हीं के पास जाना पसंद करेंगे। तो उनको एक्चुअली अभी कुछ सेल्स स्ट्रेटजीज़ या मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली उनका बिज़नेस अभी के लिए चल रहा है। अब हम चलते हैं नॉन फेवरेबल पे। नॉन फेवरेबल होता है जैसे बार्बर शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, हार्डवेयर शॉप, ये सारे जो शॉप्स होते हैं, लोकल शॉप्स। बार्बर शॉप है, उसको पता है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा उसके पास उनके जो कस्टमर्स है वो आने ही वाले हैं। और जैसे हार्डवेयर वाले हैं, जो बाकी इलेक्ट्रिकल शॉप्स है, उनमें जो हर रोज़ की जो चीज़ है वो तो उनके साथ, मतलब उनके पास से लेने के लिए लोग आने ही वाले हैं। तो इसके हम नॉन फेवरेबल, अभी के लिए उनको नॉन फेवरेबल सिचुएशन में ला देते हैं, पर वो जब लॉकडाउन ओपन होगा तो उनका लॉस मॉडल नहीं हो सकता। बाकी अब हम आते हैं लॉस मॉडल पे। लॉस मॉडल वो मॉडल है कि जैसे आजकल ट्रैवल एजेंसीज़ है, एविएशंस है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स है, ये सब लॉस मॉडल है। कैसे लॉस मॉडल है मैं बताता हूँ। ट्रैवल एजेंट्स है, आज गवर्नमेंट ही मना कर रही है कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे आप ट्रैवल करें। तो यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी ही नहीं सफ़र कर रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। एक होटल भी सफ़र कर रहा है, एक जैसे एविएशन, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया या फिर ट्रेन हो गया, बस हो गया, वो सारे सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ ट्रैवल एजेंट भी सफ़र कर रहा है। सो बेसिकली हम लॉस मॉडल के बारे में बात करेंगे, जिससे हम जो लॉस हो रहे हैं, लोगों को लॉस हो रहे हैं, उससे हम रिवाइव कर सकें। हमारा मोटो वही है कि उससे हम रिवाइव कर सकें। बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो लॉस मॉडल वाले लोग हैं, तो उसमें पूरी चेन होती है, वो चेन पूरी लॉस में ही होती है। जैसे सर्विस प्रोवाइडर, एक ट्रैवल एजेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है। बेसिकली ही इज़ नॉट डिलीवरिंग, और वो कोई गुड्स या कुछ प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर रहा है, वो सर्विसेज में डील कर रहा है। बेसिकली वो एक एविएशन यानी एयरक्राफ्ट कंपनी से, जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट वगैरह कंपनी है, उनसे वो सीट रेंट पे लेता है उसके कस्टमर के लिए, एक होटल रेंट पे लेता है 1 या 2 दिन या उसके लिए, और वो पूरी सर्विसेज का पैकेज है, वो पैकेज बोलते हैं उनको, और वो पैकेज बेचता है इन सब के साथ मिल के। तो बेसिकली एक ट्रैवल एजेंट लॉस में तब भी होता है जब ये एविएशन वाले भी लॉस में है, जब होटल वाले भी लॉस में है, रेस्टोरेंट वाले भी लॉस में, तो पूरा चेन ऑफ मॉडल पूरा लॉस में है। तो बेसिकली हम उनके लिए बात करेंगे जो ये लॉस मॉडल में अभी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। अब जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप बेसिकली एक लॉस मॉडल में है, अभी आपके सामने आप जो बिज़नेस कर रहे वो पूरा ही लॉस मॉडल है, और अभी आपको वही चीज़ को स्वीकार करना है और उससे आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल हम वही ट्रैवल एजेंसी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि वही बेसिक रहेगा और वही सही रहेगा। एक ट्रैवल एजेंट को क्या करना चाहिए इस सिनारियो के अंदर, एक ट्रैवल एजेंट को एक पैकेज बनाना चाहिए। जो पैकेज होगा, फॉर एग्जांपल ही हम ले रहे, वो पैकेज जो रेगुलर टाइम पे 100 रुपीज़ का कॉस्ट होता है, वो पैकेज को वो अभी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे 75 रुपीज़ पे बेच दे।
अभी वो नो प्रॉफिट नो लॉस को 75 रुपीज़ पे बेच दे। सो बेसिकली एक पैकेज जो पूरे मार्केट में प्रिवेल हो रहा है 100 रुपीज़ में, वो पैकेज 75 पे बेचेगा। हाँ, यहाँ पे उसको जो 25 रुपीज़ का लॉस हो रहा है वो 110% उसका प्रॉफिट लॉस है, वो उसका प्रॉफिट लॉस है। अभी एक एज अ बिजनेसमैन आप क्या करोगे? आपको ये मार्केट में रहना है तो आप क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, अभी लोन लेंगे, लोन का प्रोसेस होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इससे अच्छा है आप अपना प्रोडक्ट को ही काम पे लगाए। आपका प्रोडक्ट है पैकेज जो 100 का है वो आप 75 में दीजिए। कितने में दीजिए? 75 में दीजिए। 75 में दे के आप कस्टमर को यही बोलिए कि अभी आपको 75 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप मुझे सिर्फ 25 रुपीज़ दीजिए। आप मुझे सिर्फ 25 रुपीज़ दे के ये आपका पैकेज बुक करा लीजिए। अब आपको और 50 रुपये वही कस्टमर से लेने के बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 75 का पैकेज आपने जिसमें से 25 रुपये अभी ले लिए, उसमें से आपको 50 रुपये लेने के बाकी है, जो आप उनको वो बोल रहे हो कि वो जाने के 10 या 15 दिन पहले वो आपको दे दे। सो बेसिक क्या हो गया, आपको जो 25 रुपये आपको जो आज अभी चलाने के लिए आपकी जो स्थिति नहीं है, जो आपको इश्यूज़ आ रहे, जो आपके कैश क्रंचीज़ हो रहे, वो आपको चलाने के लिए आपको 25 रुपये मिल गए। आसानी से वो 25 रुपये नहीं मिलने वाले, उसके लिए भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। कोई भी आदमी ये सिनारियो में 25 रुपये ऐसे नहीं डाल देगा। जैसे आपने बोल दिया कि मैं ये पैकेज सेल कर रहा हूँ 100 वाला 75 में मैं सेल कर रहा हूँ और आप 25 रुपये दे दो, कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब लोग अपने फैमिली की पहला सोचेंगे कि कोरोना कब जाएगा। किसी को पता नहीं है कोरोना वायरस कब जाएगा। सो बेसिकली कोरोना वायरस का किसी को पता नहीं होता। मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि तुरंत, पर आप ऐसी स्ट्रेटजीज बनाइए कि वो आपसे वो 100 रुपये वाली चीज़ 75 में ख़रीद के अभी से 25 दे के वो बुक करवा ले। आप समझ रहे हैं? अभी 25 रुपये कैसे वो देंगे? आपकी मार्केटिंग के लिए अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है। जैसे आप समझते हैं कि अभी ऑलरेडी आप लॉस में है, आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तो वगैरह वगैरह सब प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आज चल रहे, तो आप अभी ऐसा कोई जो आप रेगुलर मार्केटिंग करते हैं, आपका जो रेगुलर मार्केटिंग का खर्चा, आपका जो एक्सपेंस करने वाले थे, जो आपका बजट था, वो तो अभी है नहीं। तो बेसिकली आप यही कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसी को काम पे लगाया है, तो वैसे ही आपके पास जो रिसोर्सेज है उन्हें ही काम पे लगाइए। आजकल आपके एम्प्लॉयज़ घर पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो खुद डर रहे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन वो अभी इंटरव्यूज़ नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और आगे भी हमें पता नहीं है कि लॉकडाउन कितना आगे जाएगा। तो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ही काम देंगे। उनको बताइए कि अभी आप सैलरी पे नहीं हो, थोड़े समय के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए एज अ कमीशन। आप कमीशन एजेंट, आप खुद ट्रैवल एजेंट हो, वो आपके साथ कमीशन एजेंट के तौर पे काम करेंगे। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है, वो हर एक एम्प्लॉय एटलीस्ट ऐसे 100 आदमी को जानता होगा जिसकी बात पे वो लोग विश्वास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं 100 लोगों को तो जानता होऊंगा जो मेरी बात पे विश्वास करे। आप भी होंगे तो आपकी बातों पे भी 100 लोग विश्वास कर सकते हैं। वैसे आपके एम्प्लॉयज़ जितने हैं उतने मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 एम्प्लॉयज़ आपके हैं तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 300 लोग तो 110% जानते ही होंगे। 300 लोग आपके एम्प्लॉयज़ को जानते ही हो, 3 एम्प्लॉय को 300 लोग जानते हुए तो आपके पोटेंशियल कस्टमर 300 हो गए, जिसमें से आपको अभी 10% की ही रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारे जो लॉसेस वगैरह जो कवर करना है उसमें आपको 10% की ही रिक्वायरमेंट है, तो जो 300 लोग हैं उसके 10% 30% हो गए। ठीक है, अब आप अपने एम्प्लॉय को ही बोलिए कि भाई तू जो लाने वाला था, जो तू बिज़नेस लाने वाला था, तू तेरे ही सर्कल से ला, हम कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे, तू अपना ही सर्कल यूज़ कर और जो भी सेल होगा उसमें मैं 10% दूंगा तुम्हें। मतलब जो आपका 100% है उसमें से मैं 10% आपको दूंगा। तो बेसिकली आपका 10% वो कॉस्ट हो गया जो आप मार्केटिंग के लिए यूज़ करने वाले थे। लेकिन मार्केटिंग का कॉस्ट 10% नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आपका मार्केटिंग का कॉस्ट बच गया। आपका अदर एक्सपेंसेस जो होता है वो सैलरी का एक्सपेंसेस अगर वो कम हो गया। सो बेसिकली हम ये मान के चल गए हैं कि 3 एम्प्लॉय 30 लोग लाते हैं, 1 एम्प्लॉय 10 लोग लाता है। उसमें से आप एग्जांपल ले लीजिए कि वो पैकेज सेल करते हैं
और वो पैकेज सेल कर रहे हैं, यही 75 वाला पैकेज उन्होंने सेल किया हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही सेल कर रहे हैं। अब आप समझिए, आप बोलेंगे मेरे को 10% का लॉस हो गया। नहीं, आपको 10% का लॉस नहीं हुआ है। बेसिकली जो आप 10% देंगे वो 25% का 10% होगा, यानी कि आपने जो 75 रुपीज़ में बेचा है और क्लाइंट से एडवांस के तौर पे अपने 25 रुपीज़ जो लिए हैं उसके 10% आपको एम्प्लॉयज़ को देने हैं। यानी आपको अभी जो 25 रुपये लिए हैं उसमें से 2.5 रुपये आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देने, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि बेसिकली उनकी जो नीड्स है वो अभी उनके लिए एक कंप्लीट हो रही है कि उनको भी 25 रुपये मिले, 10 सेल किए उनको भी 25 रुपये मिले, उनकी इतनी ही ज़रूरत है आज, तो उनका काम निकल जा रहा है। ये सिनारियो में उनका काम निकल जा रहा है, तो आपने अपने ही एम्प्लॉयज़ को काम पे लगाया। और आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को काम पे लगाया, लोगों से एडवांस लिया, उन लोगों से एडवांस लिया जिन लोगों को ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ जानते हैं। अब आपकी कंपनी की रेपुटेशन नहीं बिगड़ी। क्यों? मैंने आपको बताया था कि मेरे वीडियो में बताऊँगा, आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहेगी। कोई आदमी अगर सेल्स करना चाहता है तो अपनी कंपनी का बुरा बोलेगा नहीं, आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी का कभी बुरा नहीं बोलेंगे अगर आप उनको ही काम पे लगाएंगे। उन्हीं के लोगों को बेचने के लिए अगर आप काम पे लगाएं, वो आपका कभी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सेल्स कर रहे हैं। अगर वो सेल्स कर रहे हैं तो उनको उनकी कंपनी का अच्छा दिखाना है, अच्छा बताना है। तो आपकी कंपनी की जो मेन पोजीशन थी, जो आपने इतने सालों में बनाई हुई है, वो भी बरकरार रही, आपके एम्प्लॉयज़ भी बच गए, आपका सेल्स भी हो रहा है, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। अब आप विन विन सिचुएशन में है। बेसिकली अभी हम विन विन सिचुएशन में है, लेकिन इसमें अगर आप और डीप में उतरेंगे, अगर आप डीप में उतरना चाहते हो तो मैं और थोड़ा सा एग्जांपल इसमें लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही 75 रुपीज़ वाला जो एग्जांपल है वो मैं आप सीज़न ऑफ सीज़न ले लेते, सीज़न और ऑफ सीज़न। तो सीज़न के टाइम हर एक बिज़नेस में सीज़न ऑफ सीज़न होता है, अगर वो बारिश का मौसम है, समर्स है या फिर विंटर्स है, मतलब हर एक में सीज़न ऑफ सीज़न होता है। अब ट्रैवल एजेंसी का हम ऑलरेडी एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे सीज़न और ऑफ सीज़न है, तो सीज़न के टाइम पे आप क्या करेंगे, आपने ये पैकेज 75 रुपीज़ में बेचा, अब वो पैकेज आपको 75 में ही हो रहा है, मतलब वो आपका कॉस्ट है और आपने बेच दिया, 25 रुपीज़ लिए जो आप काम पे लगा रहे हैं। अब आपको अपने ही कस्टमर्स को ये बोलना है कि मैं ये पैसे आपके इस तौर पे ले रहा हूँ कि ये बिज़नेस में आपको ये जो आपका पैकेज है वो मैं आपको क्रिसमस में दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिसमस के टाइम का पैकेज 75 रुपीज़ था, मतलब वो आपकी कॉस्टिंग थी, तो आपने उतने पैसे में ही सेल कर दिया। अब समझिए कि 6 महीने में भी कोरोना वायरस का कुछ होता नहीं है और सब ठीक नहीं होता है, तो आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बोल के रखिए कि ये सिचुएशन जब तक सुधरेगा नहीं तब तक आप हमारे ये कस्टमर ही रहेंगे और आपका पैकेज है वो सिक्योर रहेगा। आप अगर ये टाइम पे नहीं जा सकते तो उसके बाद आप समर वेकेशंस में चले जाना जब सब ठीक हो जाए। सो बेसिकली आपके पास कस्टमर है, उनको ब्रॉड व्यू दीजिए कि आप 1 साल में कभी भी जा सकते हैं। और अगर आपको पीक टाइम में जाना है, जैसे दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया या फिर समर्स हो गया, समर वैकेशंस हो गया, उस टाइम आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये आपका कस्टमर को एक तरह से हैंडल करना हो गया। दूसरा, अगर हम इसे डेप में लेते हैं तो आपका लॉस, मतलब ये एकदम प्रॉफिट मॉडल है। मैं इसमें से भी आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकता हूँ। कैसे समझाता हूँ, हर एक बिज़नेस में सीज़न ऑफ सीज़न होता है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी है आपका, ठीक है, उसमें आपने 75 रुपीज़ में एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक आइटम बेचा है। अब आप एक आइटम आपके पास और है, वो है ऑफ सीज़न बेस्ड। अब आप एक पैकेज बेच रहे हैं जिसके अंदर आपका कॉस्टिंग आ रहा है, आप बेचते रेगुलर पैकेज बेचते 80 रुपीज़ में, लेकिन आज उसे आप 70 रुपीज़ में बेच रहे ऑफ सीज़न में, ऑफ सीज़न के लिए आप बेच रहे, तो आपका कॉस्टिंग कितना था वहाँ पे? आपका कॉस्टिंग वहाँ पे 60 रुपीज़ है। 60 का पैकेज आप 80 में बेच रहे थे, लेकिन आज आप 70 में बेचेंगे, तो 70 में बेचेंगे तो आपको 10 रुपये उसमें प्रॉफिट है। 60 का पैकेज 70 में बेचेंगे तो बहुत 10 रुपये प्रॉफिट है। और
₹75 में आप सीज़न का पैकेज बेचिए। अब आप बताएंगे कि मेरे जो कमीशन एजेंट्स जैसे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा देना है, तो फॉर एग्जांपल 3 लोगों का आपका सैलरीज होता है 15 अगर 15,000 हम बेसिक मान के चलते हैं तो 45,000 रुपये आपका सैलरी होता है। उसके सामने अगर आप एक पैकेज 10,000 रुपये का रखते हैं, फॉर एग्जांपल उसका 25% तो 2500 उसका आप उसको जो भी आप उनको बेनिफिट देना चाहते हैं वो आप डिडक्ट करेंगे ना, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे प्रॉफिट में रहेंगे? क्योंकि आप 10 पैकेज बेचने पर आप सिर्फ उसको 2,500 रुपये दोगे, लेकिन अगर वो 10 पैकेज आपके एज एन एम्प्लॉय बेचता तो आपको 15,000 भी देना था और उसके ऊपर शायद इंसेंटिव भी देना था। तो ये आपके वहाँ पे लॉस रिकवर हो रहे, आपके थोड़े से पैसे बच रहे। लेकिन अभी हमें एम्प्लॉयज़ को दबा के पैसे बचाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। अभी हम उनको हेल्प कैसे करें ये हमारा मोटिव है। सो बेसिकली आप ऑफ सीज़न और सीज़न का पैकेज बेच लीजिए। अब इसमें ऐसा होता है कि कई बार हमारे कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि कौन सा सीज़न और कौन सा ऑफ सीज़न होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको पता नहीं होता है, पर हमारे सेल्स एजेंट्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ ही है उनको बोल के रखेंगे कि हम 1 साल में कभी भी जा सकते हैं। अब समझ लीजिए 6 महीने बाद वो कस्टमर आता है कि मुझे अभी थोड़े समय में जाना है, तो उनको कैसे भी करके आप कन्विंस कीजिए कि आप थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, तो ये बेनिफिट है, ये कुछ चल रहा है, ये है वो है। आप ऐसे करके उसे थोड़ा समय के लिए टाल दीजिए, जिससे होगे वो ऑफ सीज़न में आ जाएगा। अब आपने ₹75 में जो बेचा हुआ पैकेज है वो एक्चुअल कॉस्टिंग आपका ₹60 आ जाएगा। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे, ये ऑफ सीज़न और सीज़न का एवरेज निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास मार्जिन मनी छूटा होगा। वो मार्जिन मनी को हम प्रॉफिट बोलेंगे। सो बेसिकली इंटरेक्टिव मैं ये वीडियो को और इंटरेक्टिव ले जा सकता हूँ, मतलब और इंटरेक्टिव वीडियो बना के आपको इसका पूरा ये दिखा सकता हूँ, पर मेरे पास इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा इंटरेक्टिव बनाऊँ। लेकिन आप बने रहिए मेरे वीडियोस पे, मैं आपको ये पूरा मॉडल एक कंप्यूटर में इंटरेक्शन के साथ दिखाऊंगा और 110% मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे, आपके बेसिक जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो मैं ला के दूँगा, आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे रिवाइव करना है वो बताऊँगा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होगी वो बताऊँगा, और आगे हम कैसे बिज़नेस कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा। बेसिकली मैंने एक ट्रैवल एजेंसी का एग्जाम्पल लिया है, पर सिमिलरली आप रेस्टोरेंट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल में आपको एक चीज़ करनी होगी कि वहाँ पे आपको मेंबरशिप्स बेचनी होगी। अब यहाँ पे मेंबरशिप्स की बात आती है, वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि आप कुछ भी करके मेंबरशिप बेचिए। तो आजकल बहुत सारी मेंबरशिप्स मार्केट में चल रही है, तो आप कैसे उनको बेनिफिट देंगे? लोग बोलते हैं मैं 10% देता हूँ, 20% देता हूँ। नहीं, उसको 10% 20% से आपके कोई लालच नहीं है। अगर आप अपने जो कस्टमर है उनको अगर आप 20% देना चाहते हैं ना, तो एक कार्ड बनाइए, मेंबरशिप कार्ड बनाइए, जिसकी कीमत आप ₹100 होती है, जिसकी एक्चुअल कीमत ₹100 है, लेकिन वो आप कार्ड अपने ही कस्टमर को बेचेंगे ₹80 में। तो आप 20% उसको डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ₹100 की चीज़ अगर आप 80 में देंगे, वो कार्ड पे ₹100 लिखा होता है, और आप कस्टमर से ₹80 लेंगे ना, तो वो 110% खुश होके लेगा। लेकिन आप 20% डिस्काउंट बोलेंगे तो वो बोले सब आजकल तो सभी दे रहे, 10% 20% तो सभी दे रहे। तो मैं आपको बोलूँगा एक कार्ड बनाइए, ऑनलाइन कार्ड बनाइए, ऑनलाइन मेंबरशिप बनाइए, और अपने एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि इसको और आगे फैलाए, कि आप एक मेंबरशिप बेच रहे जिसका एक वर्थ है, एक कार्ड है जो उसका वर्थ ₹100 है, लेकिन वो आज ₹80 में मिल रहा है, जिसमें से आप अभी सिर्फ 50% उनसे ले रहे हैं, यानी ₹40 आप उनसे ले रहे हैं। और ₹40 जो है वो आप जब हमारे रेस्टोरेंट पे आएंगे और आपका बिल बनेगा, उसमें उस टाइम ही आपको ₹40 देना है। तो आपका कस्टमर ये सोचेगा कि मेरे को अभी एडवांस में उतना पैसा नहीं पे करना है, और कभी ना कभी मुझे खाने तो जाना ही है, और मुझे बेनिफिट भी बहुत सारे मिल रहे हैं। ₹40 में ₹100 की चीज़ मिल रही है, और 40 अभी देना है, 40 उस टाइम। तो मैं अपना बजट भी उस तरह से बना के रखूँगा कि भाई मुझे इस दिन रेस्टोरेंट में जाना, मेरी एनिवर्सरी है, मेरी बर्थडे है, वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए वो सरल रहेगा। बेसिकली उस दिन मेरे पर इतना लोड नहीं आएगा, तो मैं इसको एक बैलेंस बना के चलता हूँ। सो
आप अपने एम्प्लॉइज़ को काम दीजिए, आप अपने कस्टमर्स को खुश करिए, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करिए और सब इसके साथ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाइए। अब आज मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा और इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो 3 या 4 दिन के अंदर मैं पोस्ट करूँगा और उसमें आपको पूरा इंटरेक्टिव कंप्यूटर पे पूरा इंटरेक्टिव समझाऊँगा कि कैसे कैसे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट सेल करके आपको क्या क्या फ़ायदा है और कैसे आपको फ़ायदा होगा, वो पूरा ही मॉडल मैं आपको समझाऊँगा। सो आप मेरे वीडियोस पे बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियोस आते हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। सो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।